नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के बजट सत्र का आज 10वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल है। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। साथ ही आज लोकसभा में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दौरान क्या कुछ रहने वाला है खास। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रहने वाली है रणनीति। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारी संवाददाता कृति मिश्रा, जो कि हमें राज्यसभा से संबंधित अपडेट देंगी, और लोकसभा से जुड़ी जानकारियां देंगे हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा से बीजेपी सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय, लोकसभा से बीएसपी सांसद मलूक नागर और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्चुअली। आज के एजेंडे को लेकर सभी मेहमानों से खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का आज 10वां दिन। लोकसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं निरसन और संशोधन विधेयक 2022। वहीं राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए होगा पेश। लोकसभा में आज होगी गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा, साथ ही प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे अहम सवाल। अपनी चर्चा शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं शुक्रवार को सदन में क्या कुछ खास रहा, उस पर रिकैप के जरिए। शुक्रवार को बजट सत्र का 9वां दिन था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पर चर्चा का लोकसभा में जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा, वैश्विक चुनौतियों से उभरते हुए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। नई कर प्रणाली से ज्यादातर मध्यवर्गीय करदाताओं को होगा लाभ। आम बजट 2023-24 पर शुक्रवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया। कहा, आम बजट में सभी वर्गों का रखा गया है ध्यान। उच्च सदन में चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने अर्थव्यवस्था को लेकर विचार और सुझाव रखे। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को मौजूदा बजट सत्र के शेष हिस्से के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद से बाहर की कोई संस्था हमारे कार्यों की नहीं कर सकती जांच। बजट सत्र के 10वें दिन लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं। लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू इसे सदन में पेश करेंगे। सांसद रवनीत सिंह सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधित समिति के कार्यवाही सारांश पेश करेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होनी भी सूचीबद्ध है। साथ ही विशेष परिस्थिति में आज दोपहर बाद का समय गैर सरकारी सदस्यों के लिए सुनिश्चित किया गया है। सदन में आज गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा होगी। लोकसभा में पेश किए जाने वाले विवरण और प्रतिवेदन की बात की जाए तो सांसद डॉक्टर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने आम बजट को मध्य वर्ग, रोजगार सृजन, लघु उद्यमों, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आबादी, स्वास्थ्य और हरित विकास पर केंद्रित करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के एहतियाती कदमों और आरबीआई की मौद्रिक नीति के कारण महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष के दबाव के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। Broadly, the headings are middle class, employment related, MSME related, agriculture related, rural population related, health related, and green growth related. It actually
in a way, if I can say, astutely balances the requirement for India's development imperatives within the limits of fiscal prudence. सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। लोकसभा में क्या कुछ खास रहने वाला है, अपडेट देते हैं। सूरज, आज आखिरी दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल प्रतिबिंब, आज बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन है और जिस तरह से हमने शुरुआत देखी थी प्रतिबिंब, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट के बाद गतिरोध संसद में खासतौर से लोकसभा में बना हुआ था, लेकिन उसके बाद एक सहमति बनी और राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर एक विस्तृत चर्चा हमने होते हुए देखे, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया था। उसके बाद सामान्य बजट पर चर्चा भी हुई, जिसका जवाब शुक्रवार को वित्त मंत्री ने दिया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से वैश्विक चुनौती के बावजूद भारत दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से उभर रहा है और भारत तमाम अपने सेक्टर्स पे, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, स्वरोजगार के लिए उस पर खास ध्यान दे रहा है। इस बजट में ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, कृषि को लेकर जो बातें उठ रही थी कि किसानों की आय आमदनी जो दुगनी करने की बात थी उसका क्या हुआ, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि भारत सरकार इनोवेटिव और किसानों को तकनीक से सुसज्जित कर रही है ताकि उनकी आय तेजी से बढ़े और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि किस तरह से किसानों की आय बढ़ रही है। उसके अलावा उन्होंने शिक्षा और माइनॉरिटी इसको जो धनराशि कम की गई के आरोप लगे थे उसका भी उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद हमने देखा शुक्रवार को शून्यकाल पहली बार प्रतिबिंब लिया गया इस पहले हिस्से में। अगर हम आज की बात करें प्रतिबिंब, तो आज विधायी कामकाज के तौर पर पहली बार एक विधेयक इस पहले हिस्से में लिस्टेड है, जो कि रिपीलिंग और अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ एक विधेयक है, जिसे दिसंबर में शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, जिसमें 65 पुराने कानूनों को निरस्त करने की बात कही गई है, जिसमें 14 विधेयक जो हैं वो संशोधन विधेयक अधिनियम रहे थे और एक फैक्ट्री अमेंडमेंट 2011 का एक्ट है जिसमें कुछ संशोधन होना है। उसके अलावा 41 एप्रोप्रिएशन एक्ट हैं जिनको निरस्त किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं इनकी अब भूमिका कुछ है नहीं और ये कानूनों का बोझ बढ़ाते हैं, तो आज उस पर चर्चा करके इन 65 कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद आज जैसा कि आपने बताया कि विशेष कारणों से, क्योंकि शुक्रवार को सामान्य बजट पर चर्चा का जवाब वित्त मंत्री को देना था, शून्यकाल ले लिया गया था, इसलिए आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस को प्रतिबिंब लिया जाएगा, जिसमें एक सप्ताह निजी विधेयक और एक सप्ताह निजी संकल्प होता है। तो इस बार निजी संकल्प का दिन है और जिस पर आज रेलवे पर चर्चा होनी है। प्रतिबिंब जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए सूरज मोहन झा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि सदन में अब तक क्या कुछ घटित हुआ और आज बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन क्या कुछ होने वाला है। डॉक्टर राजदीप रॉय, यहाँ पर हमारे सहयोगी ने जो बताया, आज एक जो है विधेयक भी सूचीबद्ध है, कितना महत्वपूर्ण विधेयक है ये? नमस्कार सभी दर्शकों को। जैसे कि आज ये विधेयक पेश होने वाला है, जिसमें पुराने करीब 65 ऐसे कानून हैं जिसका कोई आज का दिन में कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और हमने देखा है मोदी जी की पहले रेजिम में और बाद के सेकंड 3 साल 3.5 साल वाला जो अभी समय बीत गया, ये 8.5 साल में ऐसे बहुत सारे कानून विधेयक लाया गया था, जिसको पुराना कानून को जो इनफेक्टिव कानून था, जो 100-150 साल पहले वाला कानून था, जो ब्रिटिश की समय के कानून था, वो सारे कानून को निलंबित किया गया, उसको इनफेक्टिव करके जो लोगों को भलाई के लिए, लोगों को लीगल हेल्प देने के लिए जो कानून बाधा प्रदान करते थे, वो सब कानून को आज का दिन में ये सबको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। आज इस बिल में करीब 65 ऐसे कानून हैं जो हम जाके अभी देखेंगे, जो किरण रिजिजू जी पेश करने वाले हैं और हम लोग इस पे डिस्कशन करके मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव एक मैंडेट आज लोकसभा शायद देंगे। जी जी, मलूक नागर जी, जब कोई चीज़ संपन्न होती है तो फिर ये आकलन किया जाता है कि इसके भीतर क्या कुछ सही रहा, क्या कुछ गलत रहा। चूंकि बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है, किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल पूरे इस सत्र को? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। हम लोगों ने चुन के भेजा है कि हम पार्लियामेंट में जाकर के
क्षेत्र के लोगों की बात रखें। प्रदेश और देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई घटना ऐसी घटी है जिसमें जनहित और देश हित में सरकार के संज्ञान में लाना ज़रूरी है, तो हमको पार्लियामेंट में वो चीज़ें उठानी चाहिए। यहाँ पे अगर हंगामा होता है तो कुछ सांसद कह रहे हैं कि उनके अधिकारों का, विशेष अधिकारों का हनन हुआ है। मेरा मानना ये है 20 लाख के करीब लोग हमें वोट करते हैं, वो चुन के भेजते हैं, अधिकृत करते हैं, अपनी ताकतें हमें देते हैं, जाओ देश की सरकार के सामने हमारी ताकतों को लेकर के एक ताकत मिला के आप अपनी बात को रखो। मुझे लगता है हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है जब पार्लियामेंट नहीं चलती और देश के जो करदाता हैं उनकी गाढ़ी कमाई वेस्ट जाती है। तो मेरे हिसाब से बाधा नहीं होनी चाहिए, और जिस काम के लिए हम बने हैं और सस्ती लोकप्रियता के लिए कि केवल टेलीविजनों में दिख जाएं कि इसलिए पार्लियामेंट पोस्टपोन्ड हो गया, एडजर्न हो गया, तो चर्चा होनी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ आ सके और देश के सामने बिल्कुल चर्चा साफ हो करके बिल्कुल क्लियर आ सके। जी जी। और संजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। संजय जी, जैसे कि मैंने कहा कि कोई कार्य संपन्न होता है तो उसका आकलन किया जाता है, कैसा रहा। आपकी नज़र में संसद के बजट सत्र का ये पहला चरण किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, बजट सत्र हमेशा ही थोड़ा खास हो जाता है इसलिए कि एक तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद एक थैंक्सगिविंग मोशन टू प्रेसिडेंट टू जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो काफी अहम हो जाता है, विपक्ष के हिसाब से भी और पक्ष के हिसाब से भी। विपक्ष के हिसाब से कि उसमें वो सारे विषय, जो भी विषय वो सोचते हैं जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, और अक्सर उसके बाहर भी जो भी विषय, एक तरह से कह लीजिए कि वो अनलिमिटेड उसका दायरा हो जाता है कि चाहे जो जिस विषय को भी उनको लगता है कि सरकार को उस विषय पे उन्हें घेरना चाहिए वो घेरते हैं। और दूसरा बजट होता है वो तो मतलब देती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी एक चीज पे मैं जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी एक आम नागरिक के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी सी निराशा इसलिए हुई कि ये वो अभी के राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति जो है, उनका पहला ये अभिभाषण था संसद के दोनों सत्र का। और ये हर बार जब भी संसद का सत्र मिलता है तो गर्मागर्मी होती है, विपक्ष बहुत सारे मुद्दे लेकर के आता है, लेकिन इस बार का डिस्रप्शन जो था वो थोड़ा सा नागवार इसलिए गुजरा, और जितना दिन चला इसलिए थोड़ा ज्यादा नागवार गुजरा कि आप एक तरह की चीज को लेकर के आते हैं, कहीं एक कोई चीज पब्लिश होती है उसके साथ मतलब सारे इम्पैक्ट नहीं है। रेगुलेटरी एजेंसीज उस चीज पे पूरा ध्यान रखी हुई हैं, और आप किसी चीज को 2 का 2 मतलब 2 का 5, 2+2 5 या 7 जोड़ने लगते हैं, वो थोड़ा सा। और हाउस में भी पर्टिकुलरली लोकसभा में एक विषय पे, मतलब मैं कहूँ तो अडानी विषय पे केंद्रित रहा, और उस पे प्रधानमंत्री ने वो जब जवाब दिया या बाकी लोगों ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो एक प्रधानमंत्री के लिए भी एक अवसर होता है, थैंक्सगिविंग मोशन को वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके बाद वो पास होता है। उनका जो दोनों सदन के सत्र, लोकसभा और राज्यसभा में जो स्पीच था, वो मुझे लगता है कि एक वो बहुत अच्छे वक्ता है, इसमें कोई बुराई है ही नहीं, दुनिया भर में जाने माने उनके मतलब इस तरह के वो ऑरेटर हैं। तो खूब ही शायद हमने इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी और लीडर में इस तरह से जो संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह इस तरह से बोलते हैं, वो काफी अपने आप में एक विलक्षण चीज उनके साथ है। और लोग जब देखते हैं उस चीज को तो उन्होंने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने डेवलपमेंटल काम को भी सामने रखा और साथ में जो एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स होता है वो भी दिया। जो विषय ऑपोजिशन चाहता था जिसपे वो बोलना, क्योंकि वो विषय किसी तरह का कोई उसमें किसी तरह की चूक नहीं थी, बाकी चीज नहीं थी, तो उन्होंने टच नहीं किया। लेकिन जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी साथ में होती है सरकार की उपलब्धियों को बताने के बाद, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो चीज कहेगी वो पॉलिटिकल मैसेजिंग काफी स्ट्रांग था। मुझे लगता है कि वो काफी स्ट्रांग था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। जी जी। दूसरी चीज ये है कि संजय जी, वापस आपके पास आएंगे। राज्यसभा के आज के एजेंडे पर एक बार नजर डाल लेते हैं, अपनी सहयोगी से जान लेते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। एक नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं। आज की बात करें तो राज्यसभा में आज संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक को सदन में पेश करेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे।
अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। सांसद कामाख्या प्रसाद तासा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी स्थायी समिति के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को लोकसभा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि आम बजट मध्यम वर्ग, रोजगार सृजन, लघु उद्यमों, कृषि क्षेत्र, ग्रामीण आबादी, स्वास्थ्य और हरित विकास पर केंद्रित है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अगर देश में कर आधार व्यापक होता तो भारत को कर्ज नहीं लेना पड़ता। उन्होंने कहा कि इस बजट में विकास अनिवार्यताओं को राजकोषीय आयामों के दायरे में संतुलित करने का पूरा प्रयास किया गया है। The states will be partners in this massive capital drive. Budget 23-24 has from this 10 lakh crores given 1.3 lakh crores for the state's exclusive use. So because in principle we believe capital expenditure, provision for capital expenditure is actually given us that traction in growth post-pandemic and the year after that as well. So this year too we have given that emphasis, and that emphasis is being shared with the states where we give them the amount on a 50-year loan with no interest charged on the states. वहीं शुक्रवार को राज्यसभा से कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को संसदीय विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। सीधा रुख करते हैं अपनी सहयोगी कृति मिश्रा का। कृति, सीटिंग बहुत कम थी बजट सत्र के इस पहले चरण की, लेकिन घटित बहुत कुछ हुआ। किस रूप से देखती हैं इस पूरे चरण को? जी हाँ प्रतिबिंब, जैसा कि आपने कहा, आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है। शुरुआत हुई थी राष्ट्रपति के अभिभाषण से, जिसकी सार्थक चर्चा हमने उच्च सदन और लोकसभा दोनों में देखी। उच्च सदन की अगर बात की जाए तो 12 घंटे से ज़्यादा इस पर चर्चा हुई, जिसका जो उत्तर है, जितना रिप्लाई है, उसको प्रधानमंत्री ने दिया। इसमें हमने काफ़ी सार्थक चर्चा देखी। वहीं बजट पर भी हमने चर्चा देखी। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में व्यवधान बना रहा, गतिरोध बना रहा। कई मुद्दों पर कोशिश भी की गई, चाहे हम सत्ता पक्ष की तरफ से कहें या विपक्ष की तरफ से, या यहाँ तक कि सभापति की तरफ से भी, कि सभी मुद्दों का जो हल है वो बैठकर बातचीत से किया जाए। और अभी आप जैसे नियम की बात कर रहे थे, देखिए लगातार जब से नए सभापति आए हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा है कि नियम से, कॉन्स्टिट्यूशन से सदन चलेगा, ना ही पॉपुलर विल से। उन्होंने लगातार ये भी कहा है कि ना ही मैं सत्ता पक्ष की तरफ देखूंगा, ना ही विपक्ष की तरफ देखूंगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल बुक है, मैं उसकी तरफ देखूंगा। तो इस लिहाज से हमने देखा कि कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा भी हुई, कई महत्वपूर्ण जीरो आर भी उठाए गए और क्वेश्चन आवर में भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल के जवाब दिए गए सरकार की तरफ से। और अगर आज के एजेंडे की बात करें तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल लिस्टेड है, चाहे फिर वो एमएसएमई मंत्रालय से हो, सिविल एविएशन मंत्रालय से हो, पेट्रोलियम मंत्रालय से हो, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय से हो। इन सभी मंत्रालयों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आज सदन में सरकार की तरफ से उनका जवाब दिया जाएगा। वहीं अगर लिस्टेड एजेंडा में गवर्नमेंट बिजनेस की बात की जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 को अमेंड करता है। और छत्तीसगढ़ की कुछ ट्राइब्स हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब में जगह देने की बात की गई है। देखिए लगातार सरकार ने कहा है कि उसका फोकस है जो ट्राइबल डेवलपमेंट पे, चाहे आप इस बार के बजट की भी बात करें तो उस पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। और इसका ये बिल पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है, जहां पर सरकार ने ये बताया था कि ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सरकार कदम उठा रही है। तो आज हमें राज्यसभा में भी इस पर सार्थक चर्चा देखने को मिल सकती है। प्रतिबिंब। कृति, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कृति हमारी सहयोगी हमें अपडेट कर रही थी क्या कुछ सदन के भीतर अब तक हुआ है और आज राज्यसभा के भीतर क्या कुछ आज होने वाला है। जैसा कि मेरी सहयोगी ने बताया, राजीव जी जिस तरीके से मेरी सहयोगी बता रही थी कि रजनी पाटिल जी को जो है क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। लोकसभा के भीतर भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे उस वक्त भी टीका टिप्पणी हुई थी। राज्यसभा के भीतर भी इस तरीके की घटना सामने हमारे आई है और संज्ञान लिया गया है। अगर कहा जाए लोकसभा के भीतर जो कुछ राहुल गांधी जी ने बोला उस पर विशेषाधिकार नोटिस जारी किया गया था, उस पर अब
राहुल गांधी जी से जवाब भी मांगा गया है। संभवतः 15 तारीख तक उनको ये जवाब देना है। किस तरीके से देखते हैं इस सारे घटनाक्रम को? देखिए, एक लोकसभा की, राज्यसभा की एक परंपरा है, और परंपरा आज से नहीं, 1947 से ही वो चले आ रहे। जब प्राइम मिनिस्टर जवाब देते हैं किसी डिस्कशन का एंड में, या कोई मंत्री ऐसे बजट पेश करते हैं, जब बजट के ऊपर बात करते हैं या रिप्लाई देते हैं, तो जनरली ये परंपरा ये है कि कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, विशेष करके प्रधानमंत्री जी को। इस बार जो हमने देखा है राज्यसभा में, मैं भी उस दिन व्यूअर्स गैलरी में था जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, करीब 1.5-2 घंटा का भाषण था। इतना सुंदर तरीका से उन्होंने अपना सरकार का कार्य पिछले 8.5 साल से जैसे कर रहे थे, उसका एक ब्यौरा उन्होंने देश की समक्ष अपने राज्यसभा में उठा के। लेकिन राज्यसभा के विपक्ष के जो लोग थे, इन लोगों का जो बर्ताव था पूरे भाषण के दौरान, ये लोग नारेबाजी किए, तो ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विरुद्ध है, और जो परंपरा जो चले आ रहे थे उसका विरोध है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल आपने किया है, मेरे को लग रहा है उनको मौका दिया गया था बजट पे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे उनको बात करना था, उनके टिप्पणी करना था। मोदी जी ने खुद कहा, हम तो खैर एमपी है, उन्होंने, मोदी जी ने खुद कहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई आके मेरा काम या उस पे, कामकाज पे या मेरी पॉलिसी पे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, और मैं ये अपेक्षा कर रहा था, विशेष करके सबसे बृहद जो दल है कांग्रेस, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, 140 साल पुराना दल है, लेकिन उनका लीडर ने आके पूरा का पूरा इनकी नाव पूरा दूसरी तरफ मोड़ दिया, और ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अदानी लिंक्स एंड ऑल। देखिए, हम लोग ये सब में जाना इसलिए नहीं चाहता है कि दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल एड्रेस। अगर मेरे को भाषण में बोलना है पॉलिटिकली, अगर कोई आरोप लगाना है, हमने पहले भी देखे, उन्होंने एक बात बोला था, 2000 चौकीदार ये है, मैं नाम भी बोलना भी नहीं चाहता हूं, उनको माफी मांगना पड़ा। ये पॉलिटिकल भाषण है, अनसब्सटेंशिएटेड जो क्लेम है, जिसका कोई आधार नहीं है। अगर पार्लियामेंट में आके आप बोलते हैं तो उसका कोई आधार होना चाहिए इसका। लेकिन आप अगर लीडर होकर ऐसे बोलेंगे तो बाकी लोग क्या होगा, जो जूनियर लीडर है, आप 2004 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको तो पता होना चाहिए नियम कानून क्या है, कैसे आप पार्लियामेंट में डिबेट होता है। अनसब्सटेंशिएट क्लेम का अगेंस्ट में कोई विशेषाधिकार खनन का थोड़ा कंप्लेन आ ही सकता है, जैसे हमारे मंत्री जी और निशिकांत दुबे जी ने किया। आपको तो रिप्लाई देना पड़े। ये यू आर सेटिंग ए बैड एग्जाम्पल राहुल गांधी जी फॉर द पार्लियामेंट्री, फॉर पीपल लाइक अस हु आर फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन। हम आपसे देख के ये नहीं सीखते कि ऐसा बोलना चाहिए। आपको अगर कुछ करना था तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। अदानी का बात हम अगर बोलना चाहेंगे तो कांग्रेस का साथ अदानी का क्या लिंक था? 2008 में उनको आपने इंडोनेशिया ले गया, तब ऑस्ट्रेलिया 2011-12 में, फिर मिडिल ईस्ट में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह जी का सरकार था। हमने तो वो सब में कंप्लेन नहीं किया। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, ये तो दिस इज इकोनॉमिक इशू, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। अगर ऐसा ही होता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अगेंस्ट में पूरा का पूरा क्रैश हो जाता, तो पिछले 1-2 दिन में कैसे फिर दोबारा चढ़ाव शुरू हो गया उनका स्टॉक्स का। तो ये सब खैर पॉलिटिकल इशू है। मेरे ख्याल से दिस विल बी हैंडल्ड पॉलिटिकली बाय भारतीय जनता पार्टी। जी, मलूक नगर जी, जो जिसका राजीव जी ने यहाँ पर जिक्र भी किया कि कुछ परंपरा है और उसका निर्वहन करना बेहद आवश्यक है, चाहे लोकसभा के भीतर की बात हो, चाहे राज्यसभा के भीतर की बात हो। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें व्यवधान हमें देखने को मिला। जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे रही थी तब भी 2 दलों ने उनके अभिभाषण का पहली बार शायद इस परंपरा को तोड़ा गया या फिर निर्वहन नहीं किया गया, उनके अभिभाषण का बायकॉट किया गया। और लोकसभा के भीतर भी लोकसभा के भीतर बहुत ज़्यादा नहीं रही टोका टिप्पणी। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा के भीतर, जब प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब दे रहे थे तब काफ़ी शोरगुल हुआ था। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि विपक्ष कुछ विषय उठाता है लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो वो सुनने का मादा नहीं रखता? क्या ये संदेश जा रहा है सदन के भीतर से बाहर? देखिए, परंपरा रही है, विपक्ष हमेशा बोलता रहा है, ये तो बात सच है, और बोलने का अधिकार भी है, ये भी बात सच है। लेकिन मर्यादाओं में रह कर के और जो अधिकार हैं वहाँ तक रह कर के हर किसी को हक है, हम विपक्षी लोगों को, कि देश हित और जनहित में हम लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं
मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे, ये टेलीविज़न भी इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े से एक हिस्सेदार बनते हैं इस तरह की घटनाओं को घटने में, क्योंकि थोड़ा सा कुछ होते ही इतना टेलीविज़न पे प्रचार आता है, वो फिर जानबूझ करके उस तरह की घटनाएं करते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल एकदम सही नहीं है। जैसा कि यहाँ पर मनुक जी, जैसा कि यहाँ पर राजदीप जी ने कहा कि फर्स्ट टाइम एमपी हैं, वो सीनियर एमपी से कुछ सीखते हैं, ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधियों सांसदों से सदन के भीतर क्या कुछ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए उसका रिफ्लेक्शन बाहर भी जाता है। हम लोग भी सीखते हैं, तमाम आम जनता भी सीखती है। सर आपने मेरी बात बीच में रोक दी है, मैं बिल्कुल एकदम लाइन पे ही जा रहा था। तो देखिए जो बोल रहे हैं, मैं जो कह रहा था कि टेलीविजन भी कहीं ना कहीं इसके एक हिस्सेदार हैं। राहुल गांधी जी अगर देश हित और जनहित में पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम इसकी सराहना करते हैं। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में देश हित और जनहित में अगर बोलते हैं तो इसकी भी हम सराहना करते हैं। पर सोचना ये पड़ेगा कि अगर वो पार्लियामेंट में जनहित और देश हित में बोल रहे हैं तो उससे पहले क्या बोले थे, अभी क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने इस अपने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही बाहर आकर के बोल दिया कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ठग हैं। वो ये नहीं सोचते कि पूरा देश उनका है, जहां उनकी सरकारें हैं, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांकना है। अगर ठग की बात आती है तो सबसे पहले तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री हैं वो ठग हैं, क्योंकि सचिन पायलट का चेहरा दिखा करके राजस्थान में चुनाव इस तरीके की शब्दावली हमारे कार्यक्रम में भी ना हम भूली जाए। सर मैं बिल्कुल एकदम सदन के भीतर या बाहर जो बोला गया शॉर्ट में कर रहा हूं मैं जी। तो इस तरह की बातें अगर वो बोलते हैं तो उनको समझना चाहिए कि वो उनके अपने सरकार जहां है उनके प्रदेश में ही जाके वो बात लग रही है कि ठग उनके पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, ना कि किसी दूसरे प्रदेश के। तो उनको पूरे देश को देख करके कई बार वो ऐसी चीजें बोल जाते हैं जहां जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं, उनकी सरकारों में वो घटनाएं घट रही होती हैं और वो उसका विरोध कर रहे होते हैं। तो असलियत में ये है कि उनको बहुत बारीकी से पैदल यात्रा और सदन में तैयारी करके आते हैं। इसके साथ साथ देश स्तर पर और जनहित के पूरे स्तर पर पूरा होमवर्क करके जब बातें ऐसी उठानी चाहिए। जरूरी है देश के लिए विपक्ष मजबूत होना, जरूरी है देश के लिए जनहित और देश हित में बात होना, ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। पर कुछ हो नहीं पा रहा जिस तरीके से होना। जी संजय सिंह जी, क्या इस तरीके की घटना को रोकने के लिए ही राज्यसभा सभापति ने इतना कड़ा फैसला लिया है और रजनी पाटिल जी को जो है सदन की बाकी कार्रवाई के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया है? क्या एक संदेश आता है इस? एक तो राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने जिस तरह से हाउस चलाया है और देश के लोग जो लाइव टेलीकास्ट देखते हैं तो उनके प्रति एक सम्मान का भाव उभरता है, क्योंकि वो एक साथ में वो ये भी कहते हैं विपक्ष के नेताओं से कि आपसे हमें सीखना है, आप मार्गदर्शन कीजिए। साथ में वो ये भी बताते हैं कि मार्गदर्शन इस तरह का होना चाहिए। तो उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का या जो अनुभव है उसका काफी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं धनखड़ जी। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि सदन की एक मर्यादा होती है, जिस चीज का मैं नागर साहब एक बात का जिक्र कर रहे थे, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। जो क्लिप बनाया गया, ये इसके पहले भी आपने देखे होंगे कि कुछ क्लिप करके और उसको मतलब जब भी आप संसद में जो चीज कहीं भी कोई चीज आपको ऑफिशियल तरीके से नहीं दिखाई जाती है और कोई चीज अदरवाइज दिखाई जाती है तो वो वायरल हो जाता है। लेकिन संसद की एक मर्यादा, संसद की एक गरिमा होती है। एक जिस तरह से डिस्ट्रप्शन हुआ वो मुझे लगता है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया, जैसे खड़े हो गए थे, उसी समय से चारों तरफ वेल में आकर के सभी लोग उसके पहले शांति से बोले थे। सदन में टीका टिप्पणी, थोड़ा खींचतान, थोड़ा बाकी चीजें तो चलता है, मतलब वो डिबेट में होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने टर्न का पूरी तरह इंतजार नहीं कर। लेकिन वहां पे जो घटित हो रहा था उस दिन राज्यसभा में, एक चीज और भी दिखती है कि उस शोर शराबे के बीच में प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे जो बोला, वो भी एक चीज है कि किसी व्यक्ति का कंसंट्रेशन का भाव सोचिए कैसा होगा कि इतने शोर शराबे के बीच में भी वो कहीं भी अपने मुद्दे से कहीं भी कोई उनका मुद्दा मिक्स नहीं हुआ। वो अपने पूरी चीज को, पूरे वक्तव्य को, उन्हें जो भी कहना था सिलसिलेवार ढंग से वो कहते गए। और साथ में जिस समय विपक्ष के बारे में उन्हें कुछ कहना था, कल मैसेजिंग भी देनी थी, उन्होंने भी काफी स्ट्रांगली दी।
इशू ये है कि संसद के अंदर किसी चीज का आप करें, एक तो वो अलाउड नहीं है, दूसरा उसको लेकर के आप वायरल कर दें। तो सस्पेंशन जो उनको नाम किया गया, सस्पेंशन किया गया और संसदीय कमेटी को जो बाकी उसको स्क्रूटनी के लिए भेजा गया है, परफेक्टली लाजमी है। कहा यह जाता है, कई लोग ये कह रहे हैं कि इसमें उनको मौका नहीं दिया गया। जो चीजें इतनी साफ हो इसमें आप मौका, आई एम श्योर इसके पहले, मतलब ये सडन कोई प्रक्रिया नहीं है, उसके पहले एक कंसल्टेशन का प्रोसेस होता है, डेलिब्रेशन का प्रोसेस होता है, और कोई चीज विम्स पे नहीं होता है इस तरह के फैसले। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे अभी कैच फॉर वोट की एक बात हुई थी, और कैच फॉर क्वेरी को एक कांग्रेस के नेता ने उसको कैच फॉर क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया था वोट को, जो प्रधानमंत्री जी ने। जी संजय जी, जब लोकसभा के भीतर और भी बहुत कुछ होना है, एक बार नजर डाल लेते हैं और अपने सहयोगी से अपडेट भी ले लेते हैं। लोकसभा में आज बैठक के अंतिम 2.5 घंटे का समय गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है। हर एक संसद सदस्य को जो कि मंत्री नहीं है उसे गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इस दौरान गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा होती है। आज सदन में विभिन्न सदस्यों की ओर से पेश किया जा चुके संकल्पों और प्रस्तावों पर आगे की चर्चा की जाएगी। आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के दौरान सबसे पहले सांसद एन रेड्डप्पा के संकल्प पर आगे की चर्चा होगी। ये संकल्प आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ है। इस संकल्प को सांसद ने 16 दिसंबर 2022 को सदन में पेश किया था। सांसद डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित देश में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक उपाय से संबंधित संकल्प को सदन में पेश करेंगी। सांसद एन के प्रेमचंद्रन अनिवासी भारतीयों के कल्याण के लिए कदम उठाए जाने के लिए नियमों को बनाने से संबंधित संकल्प को सदन में पेश करेंगे। सांसद कोडी कुन्नील सुरेश दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों का दर्जा देने के उपायुक्त विधान बनाए जाने से संबंधित संकल्प को सदन में पेश करेंगे। अपने सहयोगी सूरज मोहन झा की और एक बार फिर से रुख करते हैं। सूरज, क्या कुछ होने वाला है इस प्राइवेट मेंबर के समय में? कौन कौन से सांसद क्या कुछ रखने वाले हैं ये तो हमने बात रख दी है, लेकिन एक विषय और साथ में आया है। 2 माननीय सांसद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने भी इस पर चर्चा की है। विशेषाधिकार हनन के तहत नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी को 15 तारीख तक उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। जवाब से संतुष्ट ना होना या ना होना, इस पर क्या विवेक आधारित रहेगा लोकसभा अध्यक्ष का? क्या कुछ होने वाला होता है? क्या इसको आप थोड़ा सा स्पष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल प्रतिबिंब, जो कांग्रेस के नेता है सांसद राहुल गांधी, उन्होंने जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोला तो उन्होंने कई बार एक उद्योगपति और प्रधानमंत्री को लेकर आरोप बार बार लगाए। उस समय भी चेयर से लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर केंद्रित करके ही अपने भाषण को रखें और किसी पर कोई आरोप ना लगाएं। और खासतौर पे आप जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री और सदन के नेता हैं। बीच में हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी खड़े हुए थे। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करते हुए कहा था कि जब आप प्रधानमंत्री, सदन के नेता या किसी भी सदस्य, जो सदन के सदस्य होते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं तो आपको सबूत देने होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष को, पीठासीन अधिकारी को आपको पहले से नोटिस देना होता है। लेकिन यह सब नहीं हुआ था। उसके बाद हमने देखा था निशिकांत दुबे ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने भी विशेषाधिकार हनन को लेकर स्पीकर को लिखा था। उसके बाद पिछले सप्ताह हमने देखा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए गए थे उसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष के बाद संज्ञान में बात डाला। उन्होंने कहा यह विशेषाधिकार का मामला बनता है, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि वो ये मामला गंभीर है और इस सभी मामले की वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, सभी पहलू से इसकी जांच कर रहे हैं और जो सांसद जिन पर यह विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया गया है उनसे भी हम बात करेंगे। तो अब जैसा कि आपने बताया कि उनको 15 तारीख तक का समय दिया गया है और 15 तारीख तक के समय में अगर वो सबूत या फिर अपनी तथ्यों को नहीं रख पाते हैं सही तरीके से, लोकसभा अध्यक्ष उससे संतुष्ट नहीं होते हैं जो विशेषाधिकार समिति है, तो राहुल गांधी पर, जैसा कि उनकी स्पीच को पहले ही एक्सपंज कर दिया गया है, उन पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। प्रतिबिंब
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए। हमारे सहयोगी कह रहे हैं राजदीप जी कि अगर संतुष्ट नहीं होते हैं लोकसभा अध्यक्ष तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, तो सदन के भीतर हो, विशेष रूप से सदन के भीतर। सदन के बाहर आप कुछ कहते हैं तो सदन में उसको लेकर बहुत ज़्यादा कार्रवाई की स्थिति पैदा नहीं होती है। कितना गंभीर मामला बनते हुए देख रहे हैं आप इसको? बहुत गंभीर मामला लग रहा है। देखिए, एक मर्यादा होता है, एक दायरा होता है पार्लियामेंट का। अगर आप पॉलिटिकल भाषण देते हैं, इलेक्शन का समय है, आप पब्लिक में जाके रैली कर रहे हैं, वहाँ पे जाके प्रधानमंत्री का विरुद्ध कुछ बोलिए, प्रधानमंत्री का पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ बोलिए, आप कुछ आरोप लगाना है आरोप भी लगाइए, कोई वो नहीं। लेकिन पार्लियामेंट का मर्यादा ये है कि पार्लियामेंट में जो देश का नेता है, प्रधानमंत्री है और फ्लोर लीडर है, उनके विरुद्ध में अगर कुछ बोलना चाहते हैं और आपने अपना 50 मिनट का भाषण सिर्फ प्रधानमंत्री का विरुद्ध आप बोल के गया विदाउट एनी सब्सटेंटिव क्लेम, इसकी कोई आधार नहीं है, आपने एक फोटो देखा, एक फोटो में क्या रखा है? आपका जीजाजी का साथ भी फोटो है, अदानी जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेतृवर्ग के साथ अदानी जी का फोटो है, पुराना फोटो है। इसका मतलब क्या हम लोग भी फोटो लाके दिखाएंगे? और हम नहीं जा रहे कि 70 की दशक में क्या हुआ था, लाइसेंस राज कैसा क्या हुआ था, हम तो ये सब नहीं बोल रहे। देश का प्रगति में इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर सबका भागीदारी होता है और सबको अपना सम्मान और अपना जगह मिलना चाहिए। ताकि आप बार बार इनकी अगेंस्ट में बोलते रहेंगे अदानी को दे दिया, अदानी को दे। देखिए मामला, मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ। ये जीवीके एयरपोर्ट का बारे में इन लोगों ने बोला, क्या बोला? बॉम्बे की एयरपोर्ट अदानी जी को दे दिया। जीवीके ने खुद स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी जी का भाषण का बाद, हम लोगों ने अपना प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने ये छोड़ दिया, एयरपोर्ट छोड़ दिया। उसका बाद ड्यू प्रोसेस के बाद अदानी ग्रुप को बॉम्बे का एयरपोर्ट दिया गया। अगर आप बात करते हैं दूसरे किसी जगह पे इनको बेनिफिट्स मिला है, तो बेनिफिट्स तो कांग्रेस, अदानी तो मोदी एरा का प्रोडक्ट नहीं है। अदानी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मोदी एरा। He is being in the business, in the industry for the few long decades and all. कांग्रेस भी तब थे और कांग्रेस का समय पे इन्होंने इंडोनेशिया में बिजनेस शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस शुरू किया, ईस्ट अफ्रीका में बिजनेस शुरू किया, मिडिल ईस्ट में बिजनेस शुरू किया। तो ये सब सिलेक्टिवली एमनेशिया हो जाता है। जो इनको बोलना चाहिए था पुराना वाला बात, ये सब सिर्फ मोदी जी के ऊपर फोकस करके आप मोदी जी का इमेज को डाउन करने के लिए पॉलिटिकली मडस्लिंगिंग कर रहे हैं। आप यू आर जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी। आपको पता है कि यू आर ऑन टेलीविजन, जैसे अभी मालूक नगर साहब ने बोला है कि टेलीविजन का वो फुल प्रयोग करके इन्होंने ये सब करने का कोशिश किया। लेकिन देश का जनता आज का दिन में सब जानता है, जिस प्राइम मिनिस्टर की वर्ल्ड वाइड रेटिंग करीब 75 to 80% है, मेरे को लग रहा है ये पॉलिटिकल इशू जो बाहर बोलना था, इन्होंने अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम। ऑब्वियसली अभी जो हमारा लोकसभा का नियम कानून के मुताबिक इनके अगेंस्ट ऑब्वियसली कोई कार्रवाई होना चाहिए और होगा भी, मेरे को लग रहा है। क्योंकि पहले जब वो बोल रहे थे लोकसभा की, हमारे ओम बिरला जी स्पीकर साहब बार बार उनको बोल रहे थे, अब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे आइए, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, मैं आ रहा हूं बोल के फिर दोबारा गाड़ी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये एक राहुल जी का एक हैबिट हो गया। मेरे ख्याल से बाज आना चाहिए। अब तक इतना साल तो हो गया, 20-25 साल में कितना इलेक्शन आ रहे, लोग, देश के लोगों ने कैसे रिजेक्ट कर दिया, बार बार रिजेक्ट कर दिया। ये पॉलिटिकल गेन करने के लिए आप सदन के भीतर भी अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन उसके साथ तथ्य जरूर पेश करने पड़ते हैं। ये विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस जारी किया गया है, वो कहीं ना कहीं इस और ध्यान इंगित करवाता है। देखिए, विशेषाधिकार हनन के नोटिस से संबंधित वो अपना पूरा स्टडी करके जवाब देंगे और स्पीकर साहब कानूनी पक्षों को देखते हुए इस पे निर्णय लेंगे। आज का दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें अंग्रेज़ों के ज़माने के बेकार के कानून जो बने हुए हैं, जिनमें अदालतों में इतना केस पेंडिंग रहते हैं और जिनकी वजह से एक लोड बढ़ता जा रहा है ऑनरेबल जजेज पे भी, और वो जगह भी कम पड़ती जा रही है कोर्ट की, जजों को रहने की जगह कम पड़ती जा रही हैं, जजों की सीट भी कम पड़ती जा रही है। तो आज उन कानूनों को एक तरीके से
बंद करा जाएगा, समाप्त करा जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ उसमें एक चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाए, और पार्लियामेंट में मैं इस पे बोलूँगा भी कि जिससे गरीबों का, दलितों और पिछड़ों का, अक़लियत के समाज के लोगों का कहीं ऐसा ना हो इनके सबको बंद करने में अहित हो जाए, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पहले ही लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए थे, कोरोना के बाद बहुत केस पेंडिंग हो गए हैं। तो एक खास बात जरूर संज्ञान में लाना चाहता हूं इस टेलीविजन के माध्यम से सरकार के भी और दर्शकों के भी, कि पहले जब केस चार्ज पे आता है उस समय केस को निर्णय लेते हैं कि ये केस चलने लायक है या यहीं ड्रॉप करना चाहिए। जी जी, तो ये कि सब ये बहुत जरूरी है, खत्म कर रहा हूं। तो जब ये बॉम्बे और गोवा में ये केवल प्रोविजन था, वहां भी अभी खत्म हो गया है। तो केसों को, जो भी केस आता है वहां पे इसका चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इस पे ध्यान दें। और ये केस आगे भेज देते हैं, 7 साल 8 साल 20 साल चलते रहते हैं, बहुत बड़ा एक लोड अदालतों पे, और जिन लोगों पर केस लगते हैं वो चलते रहते हैं। तो इस पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए, बहुत सहायता मिलेगी देश के कानून के हिसाब से। जो केस पेंडिंग है वो जल्दी उनका निपटारा हो सके। जी जी, संजय जी से भी आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि आप दोनों माननीय सांसदों को सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। संजय जी, सदन के बाहर आप क्या बोलते हैं वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन सदन के भीतर जब आप कुछ बोलते हैं तो तथ्यों के साथ बोलना चाहिए। क्या एक ये बड़ा संदेश जाने वाला है सदन के भीतर से? बिल्कुल, जो अभी तो राहुल गांधी जी उसका जवाब देंगे, और संसद के अंदर भी ये बात कही गई। स्पीकर साहब को ये तक कहना पड़ा कि कोई राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलता है, कोई अपनी यात्रा पे बोलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, संसद के बाहर इसीलिए हम कहते हैं कि दो तरह के कई बार स्पीकर होते हैं। कुछ लोग संसद के अंदर बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बाहर बोलते हैं, और कुछ लोग दोनों तरह काफी अच्छा बोलते हैं। सदन में बोलने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। ठीक है, राजनेता आते हैं, पॉलिटिकल भाषण, पॉलिटिकल लोग हैं, तो भाषण में पॉलिटिकल अंश तो होगा ही। पॉलिटिकली आप दूसरे को आप क्रिटिसाइज करते हैं, उनको टेक ऑन करते हैं, वो सही है। लेकिन उसके साथ जब आप कोई आरोप लगा रहे होते हैं तो आपको किसी तरह से अपनी जो बात कह रहे हैं उसको आपको सब्सटेंशिएट करना होता है, ऑथेंटिकेट करना होता है। आपकी जानकारी का सोर्स क्या है, क्या वो सोर्स सही है या गलत है, कहीं अलग छपी हुई रिपोर्ट है। उसका एक दूसरा चीज ये है कि अगर आप सही बात कह रहे हैं तो वो सरकार के संज्ञान में भी आता है, बाकी लोगों के संज्ञान में आता है, और उस चीज पे चर्चा आगे बढ़ती है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक तरह से पूरी जो यात्रा का विवरण था, या बाकी जो अडानी इशू पे उनको जो कहना था, जो चीजें बिल्कुल हाइपोथेटिकल थी, वो सारा कुछ वो संसद के अंदर लेकर के आ गए और अपनी कहानी वो कह करके चले गए। ये उनकी समस्या या कांग्रेस पार्टी के साथ एक समस्या हो गई है। जो अपना भी इतिहास भूल जाते हैं, सदन का भी इतिहास भूल जाते हैं, बाकी चीजों की मर्यादा और नॉर्म भूल जाते हैं, और जब पॉइंट आउट किया जाता है तो कहते हैं कि बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। तो इस समस्या से मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को बढ़ना होगा। और ये देखिए, संसद जी संजय जी, समय समाप्त हो रहा है। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो दोनों ही इस समय में कार्य का संचालन इस तरह से कर रहे हैं कि लोगों के बीच में एक मैसेज जा रहा है कि काम की प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। डॉक्टर राजदीप रॉय आपका, मलुक नागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सूरज मोहन झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रश्नकाल के बारे में उनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं। सूरज, प्रश्नकाल कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल प्रतिबिंब, प्रश्नकाल तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इस सत्र में हमने पहले हिस्से के सत्र में जो है हमने आखिरी के दिनों में ही प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलते हुए देखा। आज की अगर हम बात करें प्रतिबिंब, तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं। संस्कृति मंत्रालय से आज सवाल लगा हुआ है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके जीर्णोद्धार, उनके विकास को लेकर। ये दिनेश लाल निरहुआ जो आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने पूछा है। उनका प्रश्न है, जो मॉन्यूमेंट्स है भारत में, उसकी जीर्णोद्धार, उसके विकास के लिए किस तरह के कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। खासतौर से आजमगढ़ के संदर्भ में भी उन्होंने सवाल पूछा है। और हमने देखा है देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे इतिहास से जुड़े हुए जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी हैं, और उसके विकास के लिए काम भी चल रहा है। तो आज हमें देखना होगा मंत्रालय इसका क्या जवाब देता है। दूसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। डेली वेज मजदूरों के आत्महत्या से जुड़ा हुआ एक सवाल आज पूछा जाना है कि जो बीते कुछ वर्षों में कितने
डेली वेज के जो मजदूर हैं उन्होंने आत्महत्या की थी, उनके कारणों को जानने के लिए और उसके निपटान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अगर हम देखें कोविड काल में भी तो काफी समस्याएं हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने सरकार के द्वारा कदम उठाते हुए देखा, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड एक काफी बहुत बड़ा कदम था कि डेली वेज का मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं माइग्रेटेड मजदूर होता है, अपने राज्यों से दूसरे हिस्सों में काम करने के लिए जाता है। ऐसे में कोविड के समय में हमने देखा था राशन को लेकर काफी दिक्कतें हुई थी, तो ऐसे में नेशन वन राशन कार्ड काफी प्रभावी रहा था। सूरज, आज हम देखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जो है बता देते हैं कौन कौन से माननीय सांसद आज प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा के भीतर प्रश्न पूछने वाले हैं। हम बता दें प्रश्नकाल के दौरान कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, पर्यटन और जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम बता दें कि सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ संस्कृति मंत्रालय से स्मारकों के जीर्णोद्धार तथा विकास से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी सूरजमोहन झा। सांसद थिरुवनवुक्करास श्रम और रोजगार मंत्रालय से दैनिक मजदूरों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद ए गणेश मूर्ति वित्त मंत्रालय से राज्यों को पूंजीगत व्यय हेतु सहायता से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद के सुब्बारायण शिक्षा मंत्रालय से भारतीय इतिहास को पुनः लिखने संबंधी परियोजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद संगीता आजाद कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा CSR संबंधी व्यय से संबंधित सवाल पूछेंगी। सांसद डॉक्टर टी सुमति तामी झाची थांगा पाडियन वित्त मंत्रालय से VDA, क्रिप्टो और Web3 सेक्टरों के विनियमनों से जुड़े हुए सवाल पूछेंगी। सांसद रतनलाल कटारिया श्रम और रोजगार मंत्रालय से ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत कामगार से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद संजय भाटिया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कोयला संचालित बॉयलरों को बंद किए जाने से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद एस वेंकटेशन संस्कृति मंत्रालय से केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का परीक्षण से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद विजय कुमार दुबे संस्कृति मंत्रालय से उत्तर प्रदेश में कलाकारों को सहायता प्रोत्साहन पैकेज से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद कनकमल कटारा जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद दीपक बैज वित्त मंत्रालय से देश में असमानता से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद विनोद कुमार सोनकर पर्यटन मंत्रालय से मीट इन इंडिया के सहायतार्थ पृथक MICE धनराशि से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद NK प्रेमचंद्रन वित्त मंत्रालय से बीमा सुगम पोर्टल से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद हैबी ईडन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सर्वाधिक प्रदूषित नगर शहर से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर वित्त मंत्रालय से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से संबंधित सवाल पूछने वाले हैं। सांसद कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी वित्त मंत्रालय से देश में धन संपदा के वितरण में असमानता से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद रामदास चंद्र भांजी तड़स पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर प्रोफेसर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कार्य निष्पादन आधारित अनुदान से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर जी रंजित रेड्डी वित्त मंत्रालय से हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे हेतु धनराशि का आवंटन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, योजना और इस्पात मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अपात्र लाभार्थियों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद इंदु बाला गोस्वामी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद शक्ति सिंह गोहिल जल शक्ति मंत्रालय से गुजरात में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद पी भट्टाचार्य आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से दिल्ली के द्वारका में सड़कों के रखरखाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे।
सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य योजना मंत्रालय से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता का आकलन से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद जी.सी. चंद्रशेखर इस्पात मंत्रालय से विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील प्लांट को बंद किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा जल शक्ति मंत्रालय से दूषित पेयजल से स्वास्थ्य को खतरा होने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से तेलंगाना में खादी ग्रामोद्योग योजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद हरनाथ सिंह यादव सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से कुटीर और लघु उद्योगों के लिए योजनाओं से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी नागर विमानन मंत्रालय से विमानन कंपनियों के लिए सुरक्षा और आपातकालीन प्रोटोकॉल से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद रामनाथ ठाकुर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद संजय राउत नागर विमानन मंत्रालय से नागर विमानन क्षेत्र में कुशल कामगारों की कमी से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद संजय सिंह इस्पात मंत्रालय से सेल की इकाइयों को बंद किए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी अवसंरचना में निजी निवेश की आवश्यकता से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।